ईशान की शादी का दिन था और पूरे घर में हलचल मची हुई थी। आहत सुबह से ही तैयारियां संभाल रहा था, आखिर इसकी इकलौती बहन की शादी थी। वो कभी हाल की सजावट चेक करता तो कभी मेहमानों की लिस्ट देख रहा था, जैसे खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ये मसरूफियत भी फात की शरारतों से इसे नहीं बचा सकी। भाई, लगता है आप सारे गेट की तरफ ही सजावट कर देंगे। ये सब कुछ ठीक से चेक कर रहे हैं या दरवाजे को देखने का बहाना है? आहत की नजरें उठाकर फहद को देखा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि आज कश्यप भाभी ने आना है ना। आहत के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। इसने हाथ पे पकड़ी लिस्ट मेज पर पटकी और गुस्से से फहद की तरफ देखा। बकवास बंद करो फहद, ऐसी फजूल बातें मत करो मेरे साथ। फहद किन्ने कंधे उचकाए। भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। जाओ अपना काम करो और आइंदा ऐसी बकवास मेरे साथ करने की ज़रूरत नहीं। फहद हंसता हुआ चला गया, लेकिन आहत की आंखों में एक अजीब सी कश्मकश थी। वो गुस्सा कर रहा था, लेकिन शायद किसी और से नहीं, खुद से। 7 साल बाद कश्यप का सामना होने वाला था, और चाहे वो जितना भी इसे इग्नोर कर ले, इसका दिल बेचैन हो रहा था। मगर ये बेचैनी कश्यप से सामने की नहीं थी, बल्कि किसी और बात की थी। अब वो बात क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। इशाल की शादी की तैयारियां कश्यप के घर में भी जोरों शोर से जारी थी। कश्यप आईने के सामने खड़ी बाल संवार रही थी, लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे। इसका दिल बेख्तियार धड़क रहा था। आज 7 साल बाद वो आहत को देखने वाली थी। वो वही आहत जिससे इसका निकाह बचपन में हुआ था, लेकिन जो निकाह के बाद लंदन चला गया था और फिर कभी पलट कर ना आया। अरीज, कश्यप की बहन ने शरारत से पूछा। कश्यप, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आहत भाई से सामना होने वाला है? कश्यप फौरन चौंक कर अरीज की तरफ देखने लगी और इसके गाल शर्म से लाल हो गए। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, इसलिए तुम 5 मिनट में 3 बार लिपस्टिक लगा चुकी हो। कश्यप ने शर्मिंदा होकर लिपस्टिक नीचे रख दी और रुख मोड़ लिया, लेकिन दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें शादी में देर हो रही है। कश्यप की माँ साइमा बेगम ने इन्हें आकर कहा। कश्यप ने धीरे से सर हिलाया और दुपट्टा संभालते हुए खुद को पुरसकून करने की कोशिश करने लगी। दिल में अजीब सा तूफान मचा था। न जाने आहत कैसा होगा। क्या वो बदला होगा? क्या वो कश्यप को पहचानेगा? गाड़ी में बैठे हुए भी कश्यप खिड़की से बाहर देखती ही रही, हाथों की उंगलियां आपस में मुंजमद किए हुए। अरीज बार बार इसे छेड़ती। कश्यप के चेहरे की लाली मजीद गहरी होती। अरीज मुस्कुराते हुए, कश्यप, अगर आहत भाई ने तुम्हें देखकर आंखें फेर ली तो? कश्यप ने बेसाख्ता दिल पर हाथ रख लिया, क्योंकि यही खौफ तो इसे अंदर से खाए जा रहा था। ऐसा नहीं होगा, कश्यप खुद से ही बुड़बुड़ाई। लेकिन किस्मत के फैसले कभी इतने आसान नहीं होते। शाम का वक्त था जब कश्यप अपने घर वालों के साथ अपनी खला के घर पहुंची। घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ हंसी मजाक की आवाज़ें थी। शादी की तैयारियां अरूज पर थी और सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। जैसे ही कश्यप अंदर दाखिल हुई, सबने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। फूफो, खाला, कजन सभी से गले लगाकर मोहब्बत जता रहे थे, लेकिन कश्यप की नज़रें बेख्तियार दरवाजे की तरफ उठती रहीं, जैसे किसी की तलाश में हो। आहत कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रहा। जब से हम आए हैं वो तो मिलने भी नहीं आया। कश्यप की माँ ने अपनी बहन आसिया से पूछा। इसकी बहन ने मुस्कुराकर कहा, अरे वो बाहर किसी काम से गया हुआ है, अभी आ जाएगा। शादी की मसरूफियात में वो इतना मसरूफ़ हो गया कि किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाया। कश्यप ने खामोशी से सर झुका लिया, लेकिन दिल की बेचैनी बढ़ने लगी। क्या आहत वाकई इतना मसरूफ़ था, या वो जानबूझकर सामने आने से कतरा रहा था? इतने में दरवाज़ा खुला और आहत अंदर आया। ब्लैक पैंट शर्ट, थकन से बोझल आंखें, लेकिन चेहरे पर वही सर्द मेहरी का तासुर। कश्यप का दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया। 7 साल बाद वो इसे देख रही थी हकीकत में अपने सामने, लेकिन जो हुआ वो कश्यप की उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स था। आहत की नज़रें जैसे ही कश्यप पर पड़ी, इसने एक पल के लिए भी रुकने की जहमत न की। ना कोई हैरत, ना कोई मुस्कुराहट, बल्कि इसने फौरन नजरें फेर ली, जैसे कश्यप वहाँ मौजूद ही ना हो। वो सीधा अपनी खाला की तरफ बढ़ा, रस्मी सा सलाम किया और फिर बगैर किसी को कुछ कहे सीधा अपने कमरे में चला गया। लो जी, भाई तो आए और छूमंतर हो गए, अलीज ने कहा। सब हंसने लगे, लेकिन कश्यप के दिल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। इसकी आंखों की चमक मद्धम पड़ चुकी थी। इस लम्हे का वो 7 साल से इंतज़ार कर रही थी। वो लम्हा सिर्फ चंद सेकंड का था, और वो भी आहत की मुकम्मल बेरुखी के साथ। कश्यप ने गहरा सांस लिया और खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कनें अभी भी बेतरतीब थी। क्या आहत ने वाकई इसे जानबूझकर इग्नोर किया था, या ये सब बस कश्यप का वहम था? लेकिन आहत के चेहरे पर जो सर्द महरी थी, वो वहम नहीं हो सकती थी, ये हकीकत थी। कश्यप ने नज़रें झुका ली, लेकिन दिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। इसने नज़रें झुका ली। हाथ की इस कदर बेरुखी ने इसके दिल में अजीब सी घुटन पैदा कर दी थी। हाल में सब हंस रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन कश्यप को यूं लग रहा था जैसे वो इस भीड़ में बिल्कुल तन्हा हो। अरीज आहिस्ता आवाज़ में, कश्यप तुम ठीक हो?
तुम्हारा चेहरा इतना जर्द क्यों हो रहा है? कश्यप नरम लहजे में, नहीं मैं ठीक हूँ, बस ज़रा तबीयत बोझल हो रही है। अनीज फिक्रमंद होकर, तो फिर थोड़ा रेस्ट कर लो। कश्यप ने सर हिलाया, लेकिन इसका दिल बेकरार था। आहत की नज़रअंदाजी से अंदर से तोड़ रही थी। 7 साल के इंतज़ार का ये नतीजा था। क्या वो वाकई आहत के लिए इतनी बेमायनी हो चुकी थी? कुछ देर बाद जब घर की रौनक कुछ कम हुई, कश्यप ने बहाने से बाहर जाने का सोचा। वो खामोशी से लान में आ गई। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन दिल की तपिश कम नहीं हो रही थी। इसी वक्त दरवाजे की चरचराहट हुई। कश्यप ने पलट कर देखा, आहत बाहर आ रहा था, हाथ में सिगरेट पकड़े अपने ही ख्यालों में गुम। कश्यप ने हिम्मत करके आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम आहत, कैसे हैं आप? आहत के कदम रुक गए। इसने आहिस्ता से सर मोड़कर कश्यप की तरफ देखा, मगर चेहरे पर कोई तासुर ना था। सलाम का जवाब देने के बजाय उल्टा कश्यप से सवाल करने लगा, क्या हुआ, कुछ चाहिए था? कश्यप का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। बात किस बारे में? 7 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपने हाल भी नहीं पूछा, आप तो देखकर ही पलट जाते हैं। आहद ने एक गहरी सांस ली, सिगरेट का आखिरी कश लिया और फिर इसे ज़मीन पर फेंक कर जूते से मसल दिया। कश्यप, हमारे बचपन में निकाह हुआ था, तब ना तो मुझे कोई इतनी समझ थी और ना ही तुम्हें। ये सब हमारे बड़ों के फैसले की वजह से हुआ है। इस रिश्ते को लेकर अपने दिल में कोई उम्मीद ना रखना बेहतर है। कश्यप की आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन इसने इन्हें गिनने नहीं दिया। मैंने कोई उम्मीद नहीं रखी आहद, मैंने तो बस इस रिश्ते को दिल से कबूल किया है। आपके इंतज़ार को अपनी किस्मत समझा था। आहद इस्तेज़ाइया हंसा, तुमने किस्मत समझ लिया, लेकिन मैंने नहीं। मैं अपनी किस्मत बदल लूँगा और बहुत जल्द ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। ये कहकर हाथ वापस पलटने लगा, लेकिन कश्यप ने हिम्मत करके इसका बाजू पकड़ लिया। कश्यप रोते हुए, अगर आप मेरे जज्बात की परवाह नहीं करते तो कम से कम इतना तो बता दें कि आप मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हैं? जहाँ मैं होती हूँ वहाँ से उठकर चले जाते हैं। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है कि आप मुझे देखना भी नहीं चाहते? आहत के कदम रुक गए। इसने आहिस्ता से अपना बाजू छुड़ाया, लेकिन इस बार इसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी, क्योंकि मैं इस रिश्ते को नहीं मानता और ना ही मानना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और कश्यप वहीं खड़ी रही, दिल में हज़ारों सवालात और आंखों में ना ख़त्म होने वाली खामोशी के साथ। क्या ये मोहब्बत थी? ये कोई अनकही सदा? कश्यप को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस दिल का दर्द बढ़ता जा रहा था और आहत की बेरुखी इसके दिल की हर दीवार को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रही थी। कश्यप वहीं पत्थर की मूरत बनी खड़ी रह गई। आहत के अल्फाज जैसे तेज धार खंजर की तरह इसके दिल को काट रहे थे। मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। ये जुमला बार बार इसके जहन में गूंज रहा था। आंसू अब जब्त के बंधन तोड़ चुके थे। वो खामोशी से लान में खड़ी रोती रही, यहाँ तक कि अरीज इसे ढूंढते हुए बाहर आ गई। कश्यप, तुम यहाँ हो? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अरीज ने आकर इसे कहा, और जब कश्यप की तरफ देखा तो परेशान हो गई। कश्यप, तुम ठीक हो? कश्यप ने जल्दी से अपने आंसू पूछे और एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसीलिए बाहर आ गई। चलो अंदर चलो, सब बैठे हैं, तुम्हें बार बार बुला रहे हैं। कश्यप ने सर हिलाया और अपनी बहन के साथ अंदर आ गए, लेकिन दिल अभी भी आहत की बेरुखी के साए में अटका हुआ था। घर में सुबह से ही गहमा गहमी थी। शाल की शादी का दिन करीब था। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। आहत भी सबके सामने खुद को मसरूफ़ दिखा रहा था, लेकिन कश्यप जहाँ नजर आती वो फ़ौरन रास्ता बदल लेता। कश्यप ने भी हार मान ली थी। इसने फैसला कर लिया था वो आहत के सामने कभी नहीं आएगी, लेकिन दिल का क्या करे जो हर पल आहत की तरफ खींच रहा था। रात को मेहंदी की तकरीब थी। कश्यप सबके साथ हंसी खुशी शामिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल की वीरानी चेहरे से आया थी। आहत कुछ फासले पर खड़ा था। किसी बात पे कश्यप हंसी तो इसकी हंसी की खनक सुनकर आहत बिला इरादा मुड़ा, और जब इसने कश्यप को देखा तो कितनी ही देर नजरें हटाना भूल गया। वो शॉकिंग पिंक और ग्रीन कलर के इम्तजाज के लहंगे में बहुत प्यारी लग रही थी। कश्यप ने खुद पर नज़रों की तपिश महसूस करके जैसे ही इधर देखा तो इसकी नज़र आहत पर पड़ी। आहत ने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली। कश्यप की भी हंसी सिमट गई और अब वो बेदीनी से फंक्शन अटेंड कर रही थी। फहद ने ये सब नोट किया। भाई वैसे कश्यप भाभी तुम बहुत प्यारी लग रही हैं आज, है ना? आहत ने सख्त नज़रों से फहद को देखा। ये आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। फहद, अपनी हद में रहो। कश्यप दूर से ये सब देख रही थी। इसका दिल चाहा कि वो आहत के पास जाकर इससे पूछे कि आखिर वो क्यों इस रिश्ते से इतनी नफरत कर रहा है, लेकिन फिर इसे आहत की वो बात याद आ गई। मैं अपनी किस्मत बदल लूँगा और बहुत जल्द ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। ये सोचकर कश्यप के दिल में एक कांटा सा चुभ गया। क्या वाकई ये रिश्ता ख़त्म होने वाला था? क्या मेरे इंतज़ार का यही इंजाम है? मैंने तो कभी इस रिश्ते को ज़बरदस्ती नहीं समझा, मैंने तो बस दिल से कबूल किया था। दूसरी तरफ आहत का दिल भी एक अजीब कश्मकश में मुब्तला था। रात को जब सब सो गए तो आहत टेरिस पर आकर बैठ गया, आसमान की तरफ देखते हुए। कश्यप को नहीं अपना सकता
क्योंकि मैं कश्यप को नहीं चाहता और मेरा दिल जिसके साथ मुतमईन है इसी से शादी करूँगा। दूसरी सुबह कश्यप ने फैसला कर लिया कि वो आहत से आखिरी बार बात करेगी। वो मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब वो आहत को अकेला देखकर इसके पास पहुंची तो इसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर आंखों में एक मजबूती थी। आहत, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मैंने पहले ही सब कुछ साफ कह दिया है कश्यप। अब मज़ीद कोई बात बाकी नहीं रही। कश्यप की आंखें भर आईं, लेकिन इसने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की। इसके अंदर की बेचैनी अब नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी थी। लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक सवाल बाकी है। आहत, आपको अगर ये रिश्ता ख़त्म करना है तो कर दें, मैं आपके फ़ैसले का एहतराम करूँगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे ये तो बता दें कि आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफ़रत क्यों है? आहत लम्हा भर के लिए खामोश हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने जज्बात को दबाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती आ गई, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और शादी भी इसी से करूँगा। कश्यप के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि आहत के दिल में पहले से कोई और हो सकती है। इससे की सांसें बेतरतीब होने लगी और आंखों में आंसू तैरने लगे। कौन है वो? कश्यप की आवाज़ लड़खड़ाई। आहत ने नज़रें चुरा ली, जैसे इसके चेहरे पर पछतावे की हल्की सी झलक आ रही हो। लेकिन वो फ़ौरन खुद को संभाल कर सख्त लहजे में बोला, मेरी क्लास फेलो है लंदन में। ये जुमला सुनना था कि कश्यप की सारी हिम्मत जवाब दे गई। इसके दिन में जो उम्मीद की आखिरी किरण बची थी वो भी बुझ गई। वो वहाँ ज़्यादा देर फ्री ना रह सकी और बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। कमरे में पहुँचते ही इसने दरवाज़ा बंद कर लिया और बेड पर औंधे मुँह लेट कर रोने लगी। इसका दिल कर रहा था जैसे सीने से निकल जाएगा। आंसू इसके पलकों की कैद से आज़ाद होकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। इसने 7 साल इंतज़ार किया, हर लम्हा दुआ की कि आपके लौट आने की, मुझे अपनाने की, लेकिन आप तो कभी मेरे थे ही नहीं। इतने में अरीज कमरे में दाखिल हुई। वो पहले ही कश्यप के चेहरे की परेशानी नोट कर चुकी थी और अब कश्यप को यूं टूट कर रोते देखकर वो घबरा गई। कश्यप, क्या हुआ? तुम यूं क्यों रो रही हो? अरीज आगे बढ़कर कश्यप के साथ को सीधा किया। कश्यप की आंखें सूजी हुई थी और सांसें तेज चल रही थी। कश्यप खुद को कंपोज करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं अरीज, बस तबीयत ख़राब है। झूठ मत बोलो कश्यप, मैं जानती हूँ ये सब हाथ भाई की वजह से है ना। इन्होंने फिर से तुम्हें कुछ कहा है? कश्यप ने अरीज को गले लगा लिया और बच्चों की तरह रोने लगी। अरीज, वो किसी और से मोहब्बत करता है। वो मुझे कभी अपनाना ही नहीं चाहता था। अरीज का दिल धक से रह गया। इससे पहले ही आहत की बेरुखी महसूस हुई थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि मामला इतना गहरा है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे साथ निकाह हुआ है इनका, ये सब जानते हुए भी वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? निकाह इसके लिए सिर्फ एक मजबूरी है। वो तो इस रिश्ते को मानता ही नहीं। अरीज, इसके लिए मैं कोई अहमियत नहीं रखती। अरीज ने कश्यप को जोर से गले लगाया और इसे दिलासा देने लगी, लेकिन कश्यप का दिल मुसलसल टूट रहा था। आहत अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। इसके हाथ में फ़ोन था, लेकिन इसका दिल बेचैन हो रहा था। इसने जो कहना था कह दिया था। अब कश्यप को जो समझना चाहिए था। लेकिन मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? फ़ोन की स्क्रीन पर इलिया का नाम जगमगा रहा था। इलिया, हेलो बेबी, तुम कहाँ हो? कितने दिन हो गए, तुमने कोई रब्ता ही नहीं किया। वहाँ जाकर तो तुम मुझे भूल गए हो। आहत ने गहरा सांस भरा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास हूँगा। लेकिन आहत के दिल में एक अजीब सा खला महसूस हो रहा था। वह कश्यप के आंसुओं से बचने के लिए सख्त रवैया अपना रहा था, लेकिन कश्यप की टूटी हुई आवाज़ इसके दिल पर मुसलसल दस्तक दे रही थी। मुझे इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। मैंने जो करना था कर लिया। लेकिन आहत के दिल में कहीं ना कहीं वो बचपन की मासूम मोहब्बत अब भी दुबकी हुई थी और वो खुद भी इस हकीकत से नजरें चुनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगली सुबह कश्यप ने खुद को संभाला। इसकी आंखें रात भर रोने की वजह से सूजी हुई थी, लेकिन इसके चेहरे पर अब एक अज़्म था। कश्यप आईने में खुद से, अगर वो मुझे छोड़ना चाहता है तो मैं इसके पीछे नहीं भागूंगी। मैं खुद को मज़ीद अजियत नहीं दे सकती। अरीज ने कश्यप की ये मजबूती देखी, लेकिन वो जानती थी कि ये ताकत सिर्फ दिखावे की थी। अंदर से कश्यप का दिल अभी भी आहत की एक नज़र के लिए तड़प रहा था। आज बारात का दिन था। घर में सब लोग खुशी खुशी में मसरूफ़ थे। हर तरफ चहल पहल, कह कहे, मौसीकी की आवाज़ें। लेकिन कश्यप के दिल में गहरा सन्नाटा था। वो कमरे में बैठी थी, खामोशी से आईने में अपना अक्स देख रही थी। आंखें सूजी हुई, चेहरा बस से मर्दा, लेकिन इसका सोगवार हुस्न की आमद आ रहा था। इसकी आंखों की उदासी, लबों की खामोशी और चेहरे की नरमी से मजीद दिलकश बना रही थी। कश्यप, तुम तैयार हो रही हो या बस यूं ही बैठे रहना है? कश्यप ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन वो मुस्कुराहट इतनी खोखली थी कि अरीज की आंखें भी भर आई। तैयार तो हो रही हूँ अरीज, लेकिन दिल कहीं पीछे रह गया है। अरीज ने कश्यप के बालों में गजरा लगाया और आहिस्ता से बोली, अगर दिल नहीं मानता तो ज़बरदस्ती मत करो, हम इधर ही रह लेते हैं और फंक्शन ख़त्म होने के बाद घर चले जाएंगे। कश्यप ने इसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन कुछ बोले नहीं। दूसरी तरफ आहत भी तैयार हो रहा था, लेकिन आहत के दिल में जैसे कोई तूफान था।
जो इसके सुकून को तहबाला कर रहा था। भाई आज तो बड़े जच्चे रहे हो, फहद ने मुस्कुराते हुए कहा। आद ने गुस्से से फहद को घूरा। वैसे भाई मैंने देखा है कि जब आप कश्यप भाभी को देखते हो तो फौरन नजरें फेर लेते हो। हाँ, यहाँ तक कि अगर वो आपके पास हो तो आप वहाँ से उठकर चले जाते हो। क्या बात है? क्या आपको कश्यप भाभी अच्छी नहीं लगती या किसी और को पसंद करते हैं? अहद ने अपने भाई की तरफ देखा, फिर संजीदगी से कहा, जैसे मर्जी समझ लो, मतलब आप किसी को पसंद करते हैं, है ना? अहद ने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ दी। कौन है वो? नवी क्लास फेलो। मामा को बताया आपने नहीं? इशाल की शादी के बाद बताऊंगा। फहद को बहुत दुख हुआ। इसने कश्यप की आंखों में अहद के नाम के लिए जलते हुए दीप देखी थी। वो अपने भाई को समझा नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी था। फहद गहरी सांस खारिज करते हुए वहाँ से चला गया, लेकिन जाते जाते मुड़कर अपने भाई को देखा और कहा, भाई आप कश्यप भाभी को छोड़कर बहुत पछताओगे। इतना कहकर वो रुका नहीं और चला गया, जबकि अहद सर झटक कर तैयार होने लगा। लेकिन हकीकत ये थी कि जब अहद ने कश्यप को सीढ़ियों से उतरते देखा तो इसका दिल बेख्तियार तेजी से धड़कने लगा। कश्यप की आंखों में छुपी उदासी और खामोशी जैसे इसके दिल पर दस्तक दे रही थी। नहीं, ये सब एक फ्रेब है। मुझे एलिया से शादी करनी है। लेकिन इसके दिल के किसी कोने में एक नरम सा एहसास हल्की सी रोशनी बनकर चमकने लगा था, जिसे वो बार बार बुझाने की कोशिश कर रहा था। बारात के लिए सब लोग तैयार थे, सब कजन्स मिलकर खूब इंजॉय कर रहे थे, लेकिन कश्यप और अरीज दोनों के चेहरों पर अजीब सी वीरानी थी। अरीज का भी दिल बुझ-सा गया था। वो कश्यप के लिए परेशान थी और इसकी खुशी के बगैर इसे ये शादी महज एक बोझ लगने लगी थी। वो जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहती थी। कश्यप बेदिली से तैयार हो रही थी, लेकिन इसकी खामोशी में भी एक कशिश थी। लोग इसे देखकर बेख्तियार तारीफ कर रहे थे। अहद ने एक दो बार नज़र उठाकर इसे देखा, लेकिन फ़ौरन नज़रें फेर ली। कश्यप तुम्हें ठीक लग रहा है। ठीक और ख़राब का फ़र्क मिट चुका है रीज, मैंने अब सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया है। अहद मुसलसल कश्यप से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी नज़र बार बार बेख्तियार कश्यप की तरफ उठ रही थी। कश्यप की खामोशी, इसकी आंखों की नमी अहद के दिल में अजीब सी खलिश पैदा कर रही थी। मुझे इसकी परवाह क्यों हो रही है? मैंने तो फैसला कर लिया था, लेकिन हकीकत ये थी कि कश्यप की आंखों में छुपी मोहब्बत और बेबसी ने अहद के दिल की दीवारों में दरारें डाल दी थी। मैं कश्यप से मोहब्बत नहीं करता, मैं एलिया से मोहब्बत करता हूँ। अहद ने दिल को समझाया, लेकिन इसका दिल धड़क कर बार बार कुछ और कह रहा था। अगर ये रिश्ता तोड़ना ही था तो अल्लाह ने मुझे अहद से मोहब्बत क्यों दी? अरीज ने कश्यप को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जानती थी कि कश्यप का दर्द अल्फाज से बड़ा था। शाम होते ही बारात की तकरीब शुरू हो गई। अहद दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराता रहा, लेकिन अंदर से वो मुसलसल कश्मकश में मुब्तला था। एलिया का मैसेज आया। एलिया, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ बेबी, वापस कब आ रहे हो? अहद ने मैसेज को देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। कश्यप स्टेज पर बैठी थी, लेकिन इसके दिल की हालत ख़राब हो रही थी। अचानक इसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गई। कश्यप को जब बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया तो रईज और फहद के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। कश्यप का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, होठों की सुर्खी मांद हो चुकी थी और सांसें मध्यम पड़ रही थी। अरीज की आंखों से आंसू बह रही थे और वो बार बार फ़ोन की तरफ देख रही थी। शायद दिल के किसी कोने में उम्मीद थी कि आहत का कोई मैसेज या कॉल आएगी, लेकिन फ़ोन खामोश था और आहत कहीं नज़र नहीं आ रहा था। डॉक्टर कमरे से बाहर आया। फहद और अरीज दोनों डॉक्टर की तरफ आए। आप लोग परेशान ना हो, मरीज़ा को बस शदीद कमज़ोरी और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बेहोशी तारी हुई थी। लगता है इन्होंने काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं था। अरीज की आंखें नम हो गई। कश्यप ने कल से कुछ नहीं खाया था। फहद ने अफसोस से सर झुकाया। मैं भाई को कॉल करूं? अरीज ने तड़प कर इसे देखा। नहीं, अगर इन्हें फिक्र होती तो वो खुद आ जाते। वो तो शायद जानबूझकर दूर है। पता नहीं भाई ने ऐसा क्यों किया है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन अरीज अरीज चुप रही। आहत आंखें बंद किए अपने कमरे में लेटा हुआ था कि एलिया ने फ़ोन किया, लेकिन आहत की आवाज़ में अजीब सा खिंचाव था। आहत, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन इसके दिल में कुछ भी नहीं ठीक था। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। मुझे सच सच बताओ, क्या मसला है? कुछ नहीं यार, बस इशाल को रुखसत किया है तो तभी उदास हूँ। और कुछ देर इधर उधर की बातें करके फ़ोन बंद कर दिया। कश्यप की वो जर्द थकी हुई आंखें इसके जहन में बार बार घूम रही थी। वो जानता था कि कश्यप की ये हालत इसकी वजह से थी, लेकिन वो फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था। कुछ घंटों बाद कश्यप को होश आया तो अरीज भागकर इसके पास आई। शुक्र है कश्यप, तुम्हें होश आ गया। कश्यप ने आहिस्ता से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में दुख की लहर थी। अम्मी ठीक हैं, परेशान हो रही होंगी। परेशान तो हैं सब, लेकिन मैंने और फहद ने ही मना कर दिया अस्पताल आने से। घर में मेहमान थे तो हमने सोचा इनका भी तो ख्याल रखना है। चलो अब हम लोग भी घर चलें। फहद ने डॉक्टर से पूछा है, कहते हैं कि अब तुम घर जा सकती हो। रात को जब कश्यप को घर वापस लाया गया तो वो बिल्कुल खामोश थी। सब लोग इससे पूछ रहे थे कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन वो बस मुस्कुरा कर जवाब दे रही थी, जैसे इसके दिल का दर्द इसकी खामोशी में दफन हो गया हो। आहत ने कश्यप को वापस आते देखा, लेकिन वो करीब नहीं गया।
وہ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہو چکی تھی، کہہ کے ہنسی مذاق اور رونقیں پیچھے رہ گئی تھی، لیکن کشف کے دل کی ویرانیاں اب پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس آ تو گئی، لیکن اب وہ پہلے والی کشف نہیں رہی تھی۔ وہ کشف جو ہمیشہ سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیرتی تھی، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کھلکھلا کر ہنستی تھی، اب بس خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ عریض نے کئی بار اسے ہنسانے کی کوشش کی، لیکن کشف کی آنکھوں میں وہ چمک ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بس زندگی کو جیسے مجبوری میں جی رہی تھی۔ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھی وہ کتنی ہی دیر دیواروں کو گھورتی رہی۔ اس کا دل بار بار ایک ہی سوال کرتا، آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ احد کی بے رخی کی زخم اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے تھے، اور وہی سب اپنے اندر دفن کیے جا رہی تھے۔ احد کے گھر کا ماحول بھی عجیب کشیدگی کا شکار ہو گیا تھا۔ شادی ختم ہونے کے اگلے دن ہی احد نے بم دھماکے کی طرح اپنی ماں آسیہ بیگم اور والد سلمان صاحب کے سامنے اعلان کر دیا تھا، وہ کشف سے رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں لندن واپس جا رہا ہوں اور وہاں ایلیا سے شادی کروں گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آسیہ بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو کشف؟ تمہاری منکوحہ ہے، بچپن سے تمہارا نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ، اور وہ نکاح بڑوں کا فیصلہ تھا، میرا نہیں۔ میں نے اسے کبھی اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کیا۔ سلمان صاحب جو اب تک خاموش تھے وہ بھی غصے میں آ گئے۔ سلمان صاحب، آج تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کشف بچی نہیں رہی، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ آہد تلخ لہجے سے بولا۔ محبت؟ کون سی محبت؟ میں نے تو کبھی کشف کے ساتھ زندگی کا سوچا ہی نہیں۔ میں ایلیا سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ آسیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آسیہ بیگم روتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں خدا کا واسطہ احد یہ ایسا ظلم مت کرو کشف کے ساتھ۔ وہ بچی تمہارے انتظار میں کتنے سال بیٹھی رہی، اس نے کبھی تم سے کوئی شکایت نہیں کی؟ میں یہ سب نہیں سننا چاہتا، میں بس اپنا فیصلہ بتانے آیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آسیہ بیگم کی سسکیاں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ فہد تک بھائی کے اس فیصلے سے ٹوٹ چکا تھا، وہ جو ہمیشہ احد کو چھیڑتا رہتا تھا اب خاموش تھا۔ ایک ہفتے تک گھر میں کوئی سکون نہیں تھا۔ سلمان صاحب بار بار احد کو سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ ہر بار ان کی بات سننے سے انکار کر دیتا۔ آخر کار احد نے اپنا سامان پیک کیا اور بنا کسی سے زیادہ بات کیے لندن کے لیے نکل گیا۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے جب وہ گھر کی دہلیز پار کر رہا تھا تو آسیہ بیگم نے اسے روک لیا۔ احد بیٹا، ایک بار کشف کے بارے میں سوچ لو، وہ مر جائے گی تمہارے بغیر، وہ اپنے گھر میں خوش رہے گی اور میں اپنے… یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور اس کے ساتھ کشف کی تمام خوشیاں بھی جیسے دم توڑ گئی۔ دوسری طرف کشف کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ احد کے لندن جانے کی خبر عریض نے احتیاط سے دی تھی، لیکن کشف کی آنکھوں میں جو آنسو آئے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ رات بھر جاگتی رہی، سجدے میں رو رو کر خدا سے پوچھتی رہی کہ آخر اس کی محبت کو سزا کیوں ملی۔ عریض نے اسے گلے لگایا، لیکن کشف کا دل جیسے پتھر بن گیا تھا۔ شاید محبت ہر کسی کی قسمت بھی نہیں ہوتی عریض، اور شاید میں احد کے لیے کبھی کچھ تھی ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی اور عریض اس کے آنسو پوچھتے پوچھتے خود بھی رو دی۔ احد لندن جا چکا تھا، لیکن کشف کا دل وہیں اسی لمحے میں کہیں رک سا گیا تھا جہاں احد نے پہلی بار کہا تھا، میں اس رشتے کو نہیں مانتا۔ صبح کے نرم اجالے میں کشف کے گھر کی دہلیز پر ایک گاڑی آ کر رکی، دروازہ کھلا اور آسیہ بیگم تھکے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر گہری پریشانی کی لکیریں تھیں، آنکھیں رات بھر کے رونے سے سوجی ہوئی تھیں۔ وہ زندگی بھر اپنی بہن کے سامنے اتنی شرمندہ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی سائمہ بیگم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ارے آپ اچانک، خیر تو ہے؟ آسیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہی بے اختیار رونے لگی۔ سائمہ، میں تمہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ سائمہ بیگم گھبرا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آسیہ بیگم نے بمشکل خود کو سنبھالا، لیکن الفاظ جیسے حلف میں اٹک رہے تھے۔ احد نے لندن جانے سے پہلے کہہ دیا کہ وہ کشف سے رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی سائمہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ وہاں کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، ایلیا نام ہے اس کا، وہ اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا دھمکایا بھی، لیکن وہ نہیں مانا۔ کل صبح وہ لندن چلا گیا۔ سائمہ بیگم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کشف کا کیا ہوگا آسیہ؟ وہ تو بچپن سے اس رشتے کو اپنی قسمت مان کر جی رہی تھی۔ آسیہ بیگم کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے کشف کے حالت کا اندازہ ہے سائمہ، اسی لیے میں شرمندہ ہو کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میرے بیٹے نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں بس تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ سائمہ بیگم روتے ہوئے بولی، معافی سے کیا ہوگا آسیہ؟ کشف کا دل جو ٹوٹ گیا ہے وہ کیسے جڑے گا؟ اس وقت کشف کے والد اشفاق صاحب بھی اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی آواز سن کر سب کچھ سن لیا تھا۔ آسیہ بہن، آپ کو ہمارے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ بچوں کے فیصلے کبھی کبھی والدین کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔
ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کی ہوگی۔ آسیہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں احد کے اس فیصلے کو کبھی معاف نہیں کروں گی، لیکن کشف کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے۔ کیا میں کشف سے مل سکتی ہوں؟ سائمہ بیگم نے ہلکے سے سر ہلایا، لیکن ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ کشف کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور باہر کھڑکی سے ان خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آسیہ بیگم کے دل پر ایک خنجر سا چل گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ آسیہ بیگم لرزتی آواز میں، کشف بیٹا۔ کشف نے آہستہ سے ان کی طرف دیکھا اور بس ایک نظر میں آسیہ بیگم آنکھوں میں موجود دکھ کو محسوس کر لیا۔ کشف نے آہستہ سے سر سے پوچھا، احد چلا گیا نا خالہ؟ آسیہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ہاں بیٹا، چلا گیا۔ کشف کی پلکیں بھیگنے لگیں، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ جیسے پہلے ہی سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ کشف وہ کبھی واپس نہیں آئے گا نا؟ آسیہ بیگم روتے ہوئے بولی، میں نہیں جانتی بیٹا، لیکن میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے کشف۔ احد نے جو کیا وہ بہت غلط کیا۔ کشف نے زبردستی ایک ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی شکستہ تھی کہ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں خالہ، یہ سب شاید میری قسمت میں لکھا تھا۔ آسیہ نے کشف کو گلے سے لگا لیا اور دونوں ماں بیٹی کی طرح دیر تک روتی رہی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کشف کے دل پر جو بوجھ تھا وہ کسی سے کم نہیں ہو رہا تھا، اور آسیہ بیگم کی آنکھوں میں بیٹے کی بے رخی کا غم تھا۔ لیکن زندگی کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ احد کے جانے کے بعد کشف کی زندگی میں ایک خلا آ گیا تھا، لیکن شاید وقت کے ساتھ وہ سیکھ جائے گی کہ ٹوٹے دل کے ساتھ بھی جیا جا سکتا ہے۔ لندن کی بارشوں میں اکثر شامیں اداس کر دینے والی ہوتی ہیں، لیکن آج کی شام ایلیا کے لیے بے حد خوشگوار تھی۔ اس نے اپنے خوابوں کی شادی کر لی تھی احد سے، جسے وہ پچھلے 5 سال سے محبت کرتی آئی تھی۔ سفید گاؤن پہنے، ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے، وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی۔ احد بھی مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک عجیب سا خالی پن چھپا ہوا تھا جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شادی کے بعد کچھ ہفتے تک سب کچھ ٹھیک رہا۔ وہ دونوں گھومنے جاتے، ڈنر کرتے اور ایلیا کی بے باک ہنسی پورے گھر میں گونجتی۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا، احد کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ ایک دن جب ایلیا مختصر لباس پہنے باہر جانے لگی، تیار ہو رہی تھی، احد کا دل عجیب سا ہوا۔ ایلیا یہ کیا پہن لیا؟ ایلیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ میں نے ہمیشہ ایسا ہی لباس پہنا ہے، لیکن اب ہم شادی شدہ ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی اس طرح باہر جائے۔ ایلیا کا چہرہ اتر گیا۔ شادی کے بعد تم اتنے بدل کیوں گئے ہو احد؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے آزاد خیال ہوں۔ آزاد خیالی کا مطلب بے حد سوشل ہونا، مرد دوستوں کے ساتھ گھومنا اور بولڈ ڈریسنگ کرنا نہیں ہوتا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان کے درمیان تلخی ہوئی، لیکن یہ آخری نہیں تھا۔ احد کو ایلیا کا پارٹیوں میں جانا، دیر رات تک دوستوں کے ساتھ رہنا اور ہر بات میں اپنی مرضی چلانا ناگوار گزرنے لگا۔ وہ اس پر روک ٹوک کرنے لگا۔ ایلیا کی برداشت ختم ہونے لگی۔ تم تو لبرل ہونا چاہتے تھے، تمہیں کیا مسئلہ ہے احد؟ کیا میں تمہاری ملکیت ہوں؟ میں بس چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا سمجھداری سے چلو۔ تم اب شادی شدہ ہو، تمہیں اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایلیا نے طنزیہ ہنسی حدیں، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی احد؟ اگر تمہیں ایک روایتی بیوی چاہیے تھی تو وہ تمہاری کشف پہلے سے موجود تھی، جسے تم نے یوں ہی ٹھکرا دیا۔ کشف کا نام سنتے ہی احد کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ایلیا کو دیکھتے ہوئے اچانک اسے کشف کی آنکھیں اور ان کی معصومیت یاد آنے لگی۔ وہ نرم لہجہ، وہ صبر اور وہ بے غرض محبت جو کبھی شکایت بھی نہیں کرتی تھی۔ احد جتنا ایلیا کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایلیا کو کھو رہا ہے، لیکن وہ اپنی فطرت بدل نہیں پایا۔ ایک دن جب ایلیا نے غصے میں آ کر اپنا سامان باندھا تو احد نے روکا بھی نہیں۔ میں تمہارے جیسے کنٹرولنگ آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اپنی آزادی قربان نہیں کر سکتی۔ تمہیں کسی اور کی ضرورت ہے، کسی ایسی لڑکی کی جو تمہارے ہر حکم پر سب جھکا لے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ چند ہی ہفتوں میں ان کی طلاق ہو گئی۔ احد نے اپنی انا کے ہاتھوں اپنی محبت کھو دی۔ یہ شاید وہ محبت تھی ہی نہیں۔ ایلیا کے جانے کے بعد احد نے خالی گھر میں بیٹھ کر کتنی راتیں جاگ کر گزاری، اس کا حساب نہیں تھا۔ وہ بار بار کشف کو یاد کرتا، اس کی خاموش محبت، اس کا انتظار، اس کی آنکھوں میں جھلکتی امید اور اپنی وہ بے رحمی جس سے اس نے کشف کا دل توڑا تھا۔ کشف کی یادوں نے اسے پاگل سا کر دیا تھا۔ آخرکار احد نے لندن چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ واپس اپنے گھر آ گیا، لیکن اس گھر میں اب اسے کوئی خوشی نہیں بچی تھی۔ ماں باپ کا اعتماد وہ پہلے ہی کھو چکا تھا اور اب اس کے پاس صرف پچھتاوا تھا۔ رات کے سناٹے میں وہ اپنے
कमरे की बालकनी में खड़ा था कश्यप। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, लेकिन क्या कश्यप अब भी इसे माफ़ कर पाए कि घर वापस आना कभी इतना मुश्किल नहीं लगा था जितना आज आहत को महसूस हो रहा था। वो एयरपोर्ट से निकलकर सीधा अपने घर गया, लेकिन दरवाजे पर रुक गया। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीग रहे थे और आंखों में पछतावे की गहराई उतर आई थी। आखिरकार इसने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और सामने आसिया बेगम खड़ी थी। इन्होंने आहत को देखा तो आंखों में हैरत के साथ गुस्से की चमक भी थी। आसिया बेगम सख्त लहजे में, अब क्यों आए हो? हमारा सुकून छीनने के लिए? आहत ने नजरें झुका ली। अम्मी प्लीज़ मुझे एक मौका दें, प्लीज़। मौका? तुमने तो सारे मौके ख़त्म कर दिए आहत। हमने तुम्हें रोका था, समझाया था, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी। कश्यप को तोड़कर हमें शर्मिंदा कर दिया और अब वापस आ गए हो। आहत के गले में आंसुओं का गोला अटक गया। अम्मी मैं गलत था, मुझे अब समझ आया है। मैं इलिया के पीछे भाग रहा था, लेकिन वो मोहब्बत नहीं थी, वो सब वक्ती था। मैंने अपनी ज़िद में सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना कहकर वो माँ के कदमों में बैठ गया। मुझे माफ़ कर दें अम्मी। आसिया बेगम की आंखें भी भर आईं, लेकिन इन्होंने फ़ौरन रुख मोड़ लिया। माफ़ी मुझसे नहीं, कश्यप से मांगो, जिसे तुमने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है। अगले दिन आहत कश्यप के घर आया। कश्यप की अम्मी साइमा बेगम ने दरवाज़ा खोला तो इनके चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ गई। तुम यहाँ क्यों आए हो खाला? मैं कश्यप से माफ़ी मांगने आया हूँ। साइमा बेगम ने कुछ लम्हे सोचा, फिर दरवाजे से हट गई। ऊपर चले जाओ, कश्यप अपने कमरे में है। आहत ने धड़कते दिल के साथ कश्यप के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब ना आया तो इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोल लिया। कश्यप खिड़की के पास खड़ी थी, सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े, बालों की लटें चेहरे पर गिरी हुई थी। आहत ने इसे देखा तो दिल जैसे सहम गया। वो पहले से कितनी कमज़ोर लग रही थी। आहत ने नरम लहजे में पुकारा, कश्यप। कश्यप ने पलट कर देखा। आहत को सामने देखकर वो कुछ लम्हे के लिए साकत रह गई, फिर फ़ौरन नजरें फेर ली। आप यहाँ क्यों आए हैं? आहत ने चंद कदम आगे बढ़ाए, लेकिन फिर रुक गया। कश्यप मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। कश्यप ने तल्खी से हंसी। माफ़ी? आहत भाई, माफ़ी से सब कुछ वापस आ जाता है क्या? प्लीज़ ऐसे तो ना कहो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, मैं जानता हूँ। मैंने अपनी अना में तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया है, लेकिन जब एलिया ने मुझे छोड़ दिया तब जाके मुझे एहसास हुआ मैंने क्या खोया है। कश्यप की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने फ़ौरन रुख फेर लिया। आपके छोड़ने के बाद भी मैंने आपके लिए दुआएं की हैं आहत। मैंने कभी आपसे शिकवा नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको दिल से चाहा था, लेकिन आपने क्या किया? मुझे बहुत समझा, नज़रअंदाज किया और आखिर में किसी और से शादी कर लिया। आहत के आंसू बहने लगे। मैं बेवकूफ़ था कश्यप, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं कर सका, लेकिन मैं आज भी तुमसे वही रिश्ता निभाना चाहता हूँ जो हमारे बड़ों ने हमें दिया था। वो रिश्ता आपने खुद तोड़ दिया था आहत। अब वो सिर्फ एक याद है, लेकिन मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ कश्यप। शायद मैं पहले भी करता था, लेकिन मैं अपनी जज्बाती नासमझी में पहचान नहीं सका। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। कश्यप खामोश रही। इसके दिल में हज़ारों जज्बात की कशमकश थी। कश्यप के दिल में एक तूफ़ान था। आहत की माफ़ी इसकी आंखों में पछतावा देखे आंसू और वो अल्फाज जो कश्यप ने हमेशा सुनने की ख्वाहिश की थी। सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा था। वो सोच रही थी क्या ये हकीकत है या बस फिर से वहम कर रही है। आहत के जाने के बाद वो सारी रात सो ना सकी। बार बार इसके अल्फाज सहन में गूंजते रहे। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ कश्यप। सुबह नाश्ते पर मेज़ पर कश्यप की माँ साइमा बेगम ने गौर से अपनी बेटी को देखा। बेटा तुमने क्या सोचा? कश्यप ने नरमी से नजरें झुका ली। अम्मी क्या मोहब्बत इतनी आसानी से माफ़ कर सकती है? मोहब्बत में माफ़ी की ताकत बेहद होती है बेटा। आहत ने गलतियाँ की, लेकिन वो लौट आया है। कभी कभी इंसान को ठोकरें खाकर ही हकीकत का एहसास होता है। अगर दिल में मोहब्बत बाकी हो तो शिकवे ख़त्म हो सकते हैं। कश्यप खामोश रही, लेकिन इसकी आंखों में एक उम्मीद सी जाग उठी। आहत की माँ आसिया ने हिम्मत करके साइमा बेगम से बात की। मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने बहुत तकलीफ दी है, लेकिन वो बदल चुका है साइमा। अगर कश्यप राज़ी हो जाए तो हम चाह रही हैं कि रुखसती कर दें। साइमा बेगम ने बेटी की तरफ देखा जो पास ही चुपचाप बैठी थी। कश्यप ये तुम्हारा फैसला है बेटा। कश्यप ने आंखों में आंसू लिए इस बात में सर हिला दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा घर सज गया। रोशनियों की चमक में दिलों की खुशियां झलक रही थी। आहत बेयकीनी से दूल्हा की शेरवानी में मलबूस बार बार घड़ी देख रहा था। भाई इतनी बेचैनी पहले नहीं देखी। अब समझ आया मोहब्बत में इंतज़ार कितना मुश्किल होता है। आहत ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन दिल की धड़कन बेकाबू थी। दूसरी तरफ कश्यप दुल्हन बनी बैठी थी। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक धीमा सा सुकून था। देख रही हूँ
آپ تو آپ کی مسکراہٹ چھپ ہی نہیں رہی، عریض شرارت سے بولی۔ کشف نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ عریض نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور دل سے دعا کی کہ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور ہلکی سی خوشبو فضا میں پھیلی تھی۔ کشف شرم سے گھونگھٹ میں چھپی بیٹھی تھی۔ جب احد آہستہ سے اندر آیا، وہ کچھ لمحے دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کشف نے ہلکی سی سرسراہٹ سے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا۔ احد کی آنکھوں میں بے تحاشا محبت تھی۔ مجھے معاف کر دو کشف، میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی ہے، تمہارے آنسوؤں کی وجہ بنا۔ کشف نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، اگر میں نے آپ کو دل سے چاہا ہے تو معاف کرنا بھی دل سے سیکھا ہے۔ احد نے آہستہ سے کشف کے ہاتھ تھام کر بولا، میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ تمہاری ہر خوشی، ہر خواب میری ذمہ داری ہے اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے ہر درد میں ساتھ دوں گی۔ احد نے آگے بڑھ کر کشف کو اپنے استحار میں لیا اور پھر آہستہ سے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کیا مجھے اجازت ہے؟ کشف نے سر جھکا کر احد کے سینے میں چھپ کر ہاں میں سر ہلا دی۔ احد مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھک کر خود کو سکون پہنچانے لگا اور کتنی ہی دیر مدہوشی میں کشف کے ہونٹوں کا جام پیتا رہا۔ پھر نرمی سے الگ ہو کر احد نے کشف سے کی پیشانی چومی اور یوں ان کے دنوں کے بیچ کی ساری دوریاں مٹ گئی۔